की जय। चलो है ना खंजाती तो ना है ये भागे है। जय श्री राम। अभी आपने हमारे गांव की होलिका दहन को देखा। कल होलिका दहन के समय उपस्थित था और प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी हमारे कुछ घरों ने मिलकर होलिका जलाई। किंतु होलिका दहन के बाद मैं अपने बचपन की यादों में कुछ देर के लिए खो गया। और मुझे याद है जब मैं छोटा था तो बसंत पंचमी के दिन ही बड़े उत्साह से रेड़ का पेड़ काटकर गाड़ दिया जाता था और उसी समय उसमें हल्दी, कुछ पैसे, सुपारी यह डाला जाता था और उपली, कंडे, यह सब सामान उसमें रखा जाता था। और उसके दूसरे दिन से स्कूल से लौटते ही हम लोग बच्चों के साथ गन्ने के खेत में जाते थे। वहाँ काटी हुई गन्नों की जो पत्तियाँ बची रहती थी उनको बटोरते थे और इस तरह का कूड़ा करकट जो भी मिलता था वह प्रतिदिन कुछ न कुछ मात्रा में उस रेंट के पास रख दिया जाता था। और एक यह होड़ सी लगी रहती थी कि बगल के गांव से हमारे गांव की होली जो है वह और ऊंची जाए। और गांव के कई बच्चे हम लोग सब साथ में लगकर, उस समय मैं भी बच्चा ही था, कक्षा 4-5 में पढ़ता था और धीरे धीरे पत्तियों का संग्रह काफ़ी हो जाता था और फिर इंतजार रहता था होली के दिन का। होली जिस दिन दहन की जाती थी उस दिन और मेहनत से गांव के सब लोग, सब बच्चे बड़े मनोयोग से सबके यहाँ जाकर कुछ न कुछ होली में डाली हुई मांगते थे। इसमें जोर जबरदस्ती भी होती थी। किसी की मड़ई जो है या ऐसे कुछ चीज़ें जो बाहर पड़ी हुई वह भी लोग उठा लेते थे और इस पर वाद विवाद भी होता था। किंतु कुछ क्षणों तक यह रहता था और होली की खुशी में सब कुछ भूल जाते थे। और होली दाह के समय नियत समय पर 50 की संख्या में सब लोग इकट्ठे हो जाते थे और जौ की बालियां लेकर होली की परिक्रमा करते समय सब लोग जय जयकार करते थे और जय जयकार करने के साथ उन गेहूं की बालियों को, होली को माता में अर्पित की जाती थी। और उस अर्पण के बाद जब फेरे पूरे हो जाते थे तो कोई व्यक्ति पहले छोटी होली में फिर बड़ी होली में आग लगा देता था, दाह करता था। और होलिका की लौ एकदम धधक उठती थी। लौ के धधक उठने पर कुछ पुराने बुजुर्ग लोग उसकी दिशा देखकर आने वाले समय के बारे में भी बात किया करते थे कि इस तरफ जाना अच्छा है, इस तरफ जाना नहीं अच्छा है। यह तमाम तरह की बातें होती थी और वहीं घेरा बनाकर सब लोग बैठ जाते थे। बैठने के बाद फिर परंपरा शुरू होती थी होली की राख को सबके मस्तक पर लगाने की। सबके मस्तक पर लगाया जाता था। शरारत में कुछ लोग पूरे मुंह में लगा देते थे और एक तरह से रंगीन होली या फगुआ की शुरुआत जो है उसी समय हो जाती थी। और यह सब होने के बाद में गांव में एक कबीर बोलने की परंपरा भी थी, जिसे
गांव के लोग गांव की महिलाओं को ही बोलते थे, लेकिन गाली गलौज होती थी, किंतु इन बातों का कोई बुरा नहीं मानता था। और यह परंपरा इतनी समा गई थी कि जैसे कुछ न हुआ हो तो लोग यह खुद टोकते थे कि आज तो यह नहीं हुआ। और यह सब होने के बाद रात काफ़ी हो जाती थी। कुछ लोग चौताल, चैती यह भी गाते थे उस समय, और घरों में आते थे रात विश्राम, और विश्राम के बाद सुबह उठकर फिर फगुआ की तैयारी होती थी। चैती, फगुआ, इस तरह के लोकगीत का चलन बहुत ज़्यादा था। और गांव में हर घर से उतने उत्साह के साथ सबका स्वागत किया जाता था। और लोकगीतों के प्रचलन में कई ऐसे संदेश होते थे जो बहुत भावुक कर देते हैं। और उस समय की लोकगीतों के बाद भांग, ठंडाई और मीठे, ये दौर चलता था। और इस दौर के दरमियान रंग भी होता था। और प्रायः वे रंग पहले घरों में ही बनाए जाते थे। घरों में टेसू के फूल और फूलों से बनाए जाते थे। और यह बात याद करके हमें यह भी पढ़ने में मिला था कि भगवान कृष्ण संदीपनी के आश्रम में फूलों से रंग बनाने की कला जो है वहाँ से उन्होंने सीखा हुआ था। और यह याद आने पर यह याद भी ताज़ा हो जाती है। और इन सब रंग खेलने के बाद आदमी अपने घर जाते थे, और यह प्रक्रिया हर गांव में होती थी। और बड़ी भारी संख्या में लोग इकट्ठे होते थे। और यहाँ तक कि साल के गिले शिकवे भी लोग भुला देते थे, एक दूसरे के बहुत नज़दीक हो जाते थे, दूरियां नज़दीकियों में बदल जाती थी, मन का मैल होली के रंग के साथ धुल जाता था। और एक बात बताना मैं भूल गया कि होली के दिन, होली जलाने के पहले सरसों पीस करके एक जो लेप बनता है, जिसे यहाँ की भाषा में बुकवा कहा जाता है, वह हर व्यक्ति को लगाया जाता था। उपटन भी कह सकते हैं। और उस उपटन का प्रभाव यह होता है कि त्वचा दूसरे दिन स्नान के बाद एकदम कोमल हो जाती है। और एक तरह से जैसे साबुन लगाते हैं, साबुन लगाने पर तो मल जमा रहता है, लेकिन वह चीज़ लगाने पर अपने आप से धुल जाता है। यह सब प्रक्रियाएं होती थी। और इस प्रक्रिया के बाद दूसरे दिन रंगोत्सव जो था, इस प्रक्रिया से लोग मनाते थे। और आज जब उस परिप्रेक्ष्य को हम आज याद करते हैं तो हम अपने को बहुत उपेक्षित महसूस करते हैं कि हमारी इतनी अच्छी परंपराएं आज धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। न तो उस तरह से लोग होली मनाने वाले रह गए, और न ही गन्ने की खेती हो रही है कि यहाँ से ईख की पत्तियों का संग्रह किया जाए। और गन्ने की खेती जब लुप्त हो गई तो घर में मीठा जो आता था, गुड़ जो बनता था, वह भी उसी तरह से समाप्त हो गया। और लोग गायक भी नहीं रहे। बहुत इक्का दुक्का लोग गायक बचे हुए हैं जो न के बराबर ही संख्या में हैं। और पूरी गीत जो है वह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही चल रही है। लोकगीतों में परंपरा होती थी कि जो भी गा रहे हैं उसे सुनना है, किंतु आज इस डिजिटल में जो पसंद है वो हम सुन लेंगे। इसमें एक अंतर था कि लोकगीत में जो गाया जाता था उसे सुनना पड़ता था। तो उसमें एक विशेष बात यह थी कि लोकगीतों के माध्यम से कोई न कोई संदेश, कोई न कोई ऐसी बातें जो व्यक्ति के लिए हितकर हों, वह जरूर कही जाती थी। और आज
यह बातें अब नहीं रही। अब होली डीजे की धुन पर हो रही है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, जो कि दोनों एक अशुभ संकेत है, शुभ संकेत नहीं है। और न तो वनस्पतिक रंग ही रह गए, उनकी जगह पर रासायनिक रंग का प्रयोग होने लगा। हमारी जो धरोहर थी, जो हमारी विरासत थी, वनस्पतिक रंग का प्रयोग, एक दूसरे से मिलना जुलना, आवाज के प्रदूषण को कम करना, यह सब समाप्त होकर वनस्पति वाले रंग का स्थान रासायनिक रंगों ने ले लिया, जो कि त्वचा के लिए बहुत ही हानिकारक है। और प्राकृतिक चीजों से हम धीरे धीरे दूर होने लगे और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग न करके आज फूहड़ ढंग से डीजे बजाकर, अश्लील गाने गाकर और वायु प्रदूषण के साथ आवाज के प्रदूषण को फैलाकर, कपड़ों को फाड़कर, विभिन्न तरीकों से जो होली का प्रचलन चल रहा है, हमारे समाज को यह चाहिए कि इस पर प्रतिबंध लगाए और पुनः हम उस विरासत को अपने जीवन में उतारें। यह मेरा एक संदेश है और इस संदेश के बाद मैं आपको होली पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आपसे निवेदन करूँगा कि पुरानी विरासत और परंपरा को याद करके हम उसी ढंग से चलने का प्रयास करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपको होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।